मॉर्निंग क्लास। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, तो मैग्नेटिज्म आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगे। कंपाउंड्स को मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दो बेस पे तोड़ना होता है। अगर किसी कंपाउंड के किसी भी पास, किसी भी शेल या सबशेल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। अगर उसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो वो कहलाएगा डायमैग्नेटिक। इसके एक इलेक्ट्रॉन भी है ना पेयर्ड तो ये पैरामैग्नेटिक है। इज दैट क्लियर? तो आपने याद रखना है या तो डायमैग्नेटिक या तो पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब? जब सारे के सारे पेयर्ड होंगे। पैरामैग्नेटिक कब? जब एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड प्रेजेंट हो तो। नाउ बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। तो पहला क्वेश्चन आता है, ट्रांजिशन मेटल्स आर हाईली पैरामैग्नेटिक और जनरली पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरे का पूरे ट्रांजिशन सीरीज को देखूं तो अगर मैं छोड़ दूं सिर्फ जिंक को और कॉपर को, तो 99% चांसेस है कि हर किसी के पास एक ना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा ही होगा। जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 100% वो क्या होगा? अनपेयर्ड कहते हैं पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। आप किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए वो अनपेयर्ड होगा ही होगा, यानी कि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिसके कारण वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। नाउ आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन इन द नोट्स की बताइए Pi+3 और Mn+3 में से कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है? अगर मैं बात करूं टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है Sc3, ठीक है ना। स्टैलियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है 22 और Mn का होता है, पहले तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नॉर्मल लिख देते हैं 25। क्लियर है? इसका हो गया आर्गन 18 Bd4s, सेम यही आर्गन 18 Bd4s। अगर मैं 25 को फिट करूं तो 2 और 2 और यहाँ 18 को 20 और 2 22, 18 को 20 और 5 25। नाउ Pi+3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन वाली, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d क्या रहेगा 1। पहले यहाँ से उड़ते और R3 पहले यही है, याद रखना। यहाँ रहेगा 3d 4। अब क्योंकि डी ब्लॉक अगर मैं देखूं तो स्कैंडियम का देखो, स्कैंडियम में तो सिर्फ एक ही है और Mn के पास कितने हैं? 4। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर को निकालने की। मैग्नेटिक कैरेक्टर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट n+2। ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर स्कैंडियम का निकालूं तो म्यू इक्वल्स टू 1 तो यानी कि √3 आप चाहो तो रूट की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो रूट की वैल्यू छोड़ दो, आपको यहाँ तक में भी फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन Bm लिखना जरूरी है, बोर्ड्स मैग्नेट और ये इसकी मीनिंग है। अगर Mn+3 का देखूं तो Nn+2 तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 4 4 + 2 6 6 4 जा। अब जो आप में से मैथ्स वाले वो आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। √24 की जो y वाले वो नहीं निकाल सकते, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कितने में ही आंसर को छोड़ दें। तो आपको इस तरह से पता करना है कि किसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, किसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम है। इज दैट क्लियर? नाउ बात करते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज की। तो क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन मेटल्स आर हाईली कैटालाइटिक इन नेचर। आपने सुना होगा कि हमने हैबर्स प्रोसेस में Pt का यूज करा, प्लैटिनम जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, हमने Fe और MO का यूज करा है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम V2O5 का यूज करते हैं। V2O5 में वेनेडियम यहाँ से आ गया, वेनेडियम, ठीक है। आयरन का यूज करते हैं हम, कहते हैं उसमें हैबर्स प्रोसेस में। कोबाल्ट को हम, निकल को हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में।
जिंक हम यूज करते हैं, क्रोमियम हम यूज करते हैं, मैंगनीज हम यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे केमिकल्स को यानी कि हर एक एलिमेंट को यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के लिए यूज करने के लिए कुछ खासियत होनी चाहिए। पहला, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी। इनके पास खाली d ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं, तो ये क्या करता है कुछ देर के लिए उनको पकड़ के रख लेते हैं और उनके साथ क्या करते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इनके साथ कंपाउंड्स के साथ, तो इन्हें एज ए यूज किया जा सकता है इंटरमीडिएटर, ठीक है ना। दूसरा, इनके पास बहुत लंबा सरफेस एरिया होता है। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास एक लंबी चेन होती है, जिसके कारण आपने मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी होगी, किसमें क्या कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, उसमें आपको मैंने वैलेंसीज दिखाई थी, ठीक है ना। तो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी को एक बार रिकॉल कीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इनका लार्ज सरफेस एरिया कैसे होता है। तीसरा, इनके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं जो कि ये एब्जॉर्ब करने में यानी कि बॉन्डिंग करने में इजी होती है किससे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, जिसके कारण ये आसानी से क्या करते हैं कैटालाइटिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? क्वेश्चन ये आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो काफी अच्छे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि काफी सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट इज कि इनका साइज भले ही छोटा होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता। इनका साइज अगर आप नॉर्मल एटम्स के मुकाबले मान ले, हाइड्रोजन के मुकाबले मान ले, तो एक फुटबॉल के जैसा होगा। हाइड्रोजन एक बॉल है, टेनिस बॉल, तो ये एटम्स किसके बराबर है, एक फुटबॉल के बराबर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी आयरन की, तो ये Fe के एटम का वो है स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, इनका जो बीच का ये एरिया बच गया, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इसमें बोरॉन, कार्बन ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं एक्वायर, इन जगहों पे बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं एक्वायर कर लेते हैं स्पेस। इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में वो जाके ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के कारण क्या होता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया घर गया, देखिए एरिया को कवर कर लिया, तो जिसके कारण इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टी में भी काफी ज्यादा क्या हो जाता है इन्फ्लुएंस पड़ता है, बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है इनकी कई सारी प्रॉपर्टी। ये हार्ड हो जाते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं है, ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका कहते हैं आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बाइड को घिसने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। सिलिकॉन कार्बाइड, ये ऐसा एलिमेंट है जिससे आप कहते हैं इवन हीरे की तरह कहते हैं इस चीज को घिस सकते हो। तो आपने देखा होगा कई वो आते हैं कहते हैं स्क्रबर्स आते हैं जो मेटल्स को घिसने का काम करते हैं, वो मेटल स्क्रबर्स इसी के बने होते हैं। आपने रेगमार्क सुना होगा, रेगमार्क में भी आयरन कार्बाइड का यूज किया जाता है, सैंड पेपर हम जिसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज होते क्या है, जब दो एक जैसे एलिमेंट आपस में मर्ज होते हैं, यानी दो एलिमेंट्स को हम मर्ज करते हैं, तो उनके मिलने से जो नया एलिमेंट का कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं एलॉय। एलॉय कैसे बनते हैं? एलॉय बनाना भी इनके लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगल बगल एलिमेंट्स का क्या होता है इजीली क्या हो जाता है साइज इक्वलाइज हो जाता है। अगर मैं जिंक और इसका कॉपर का अगर साइज देखूं, आप पीछे जाइएगा, पीछे जाकर मैंने एक चार्ट बना रखा है, इनके नोट्स में मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सबका साइज दे रखा है। साइज का अकॉर्डिंग देखिएगा, जिंक और कॉपर जिसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, एक का 131 पीएम होता है, एक का 135 पीएम होता है, तो बहुत स्लाइटली माइन्यूट डिफरेंस होता है। इनका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होने के कारण एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस को ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, जिंक के एटम्स ने कॉपर के क्रिस्टल लैटिस को कवर अप कर लिया, यानी किसने एंटर कर लिया। इस तरह से जो नया कंपाउंड बना कॉपर और जिंक के मिलने से वो बनता है क्या, ब्रास। अगर इस कॉपर के साथ टिन भी जुड़ जाता, क्या जुड़ जाता कॉपर के साथ टिन, तो ये बन जाता ब्रॉन्ज। तो आपने सुना होगा कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, टिन मेटल, या आपने वो सुना होगा क्या कहते हैं मोनेल मेटल सुना होगा, बेल मेटल सुना होगा। ये सारे मेटल इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ये सारे एलॉयज होते हैं। स्टील सबसे इजी तरीका, आयरन, कार्बन और क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है स्टील को। तो स्टील भी एक तरह से क्या है, एलॉय है। तो एलॉय का फॉर्मेशन समझ में आया, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होता है, तो इन्हें एलॉय फॉर्मेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू।